अगर उनके लिए भारत के नायक शब्द का प्रयोग करूंगा, हिंदुस्तान का एक ऐसा नायाब हीरो जिसने अपना कैरियर, जिसने अपना परिवार, सब कुछ देश के लिए दांव पे लगा दिया। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने किस प्रकार उस समय के वायसरॉय, जिसकी ताकत आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलाकर भी ज्यादा थी, उस पर बम फेंकने की पूरी योजना बनाई। सबसे बड़ी बात, किस प्रकार यहां से वो भागते भागते जापान पहुंचते हैं और जापान में पहुंचने के बाद भी वो देश के साथ लगातार संपर्क में रहे और किस प्रकार इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, न्यू एशिया नामक पत्रिका को चलाते हैं, एशिया एशिया वालों के लिए का नारा देते हैं और सबसे बढ़कर वहां पर भी वो शांत तरीके से बैठे नहीं बल्कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, इंडियन आजाद हिंद फौज के गठन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं और किस प्रकार सुभाष बाबू के सारथी बनकर के और भारतीय स्वतंत्रता में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जिन्हें राइजिंग सन ऑफ के नाम से जापान की सरकार जिनको पुरस्कृत करती है। दोस्तों, आज हम आपके इस क्लास के अंदर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रास बिहारी बोस के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से किताबों के अंदर इनके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। लेकिन चूंकि आपका ये टॉपिक आपके भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि आज हमारी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी रही कि राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रकार के आधार स्तंभों को हम कहीं ना कहीं भूल गए। इसलिए इस क्लास के माध्यम से न केवल हम आपके सिलेबस को कवर करेंगे बल्कि उन शहीदों को एक नमन करने का प्रयास भी इस क्लास के माध्यम से किया जाएगा। आज दोस्तों हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं रास बिहारी बोस के बारे में। आपको पता होगा कि 1897 के अंदर भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। और आपको पता होगा इसी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में बहुत सारे लोग प्रथम चरण में हुए, जिनमें से आपको पता होगा मित्र मेला, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, युगांतर, जतिन मुखर्जी, मदनलाल धींगरा, अनंत लक्ष्मण करकरे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा जैसी अनेक क्रांतिकारी विभूतियां इसमें हुई है। उसी में से दोस्तों एक है जिनको आधुनिक भारत के इतिहास में रास बिहारी बोस के नाम से याद किया जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में दो बोस हुए दोस्तों, एक तो रास बिहारी बोस और एक सुभाष चंद्र बोस, जो क्रांतिकारी खेमे में आते हैं, और एक हुए रास बिहारी घोष। वो बेसिकली उदारवादी राष्ट्रवादी थे, जिन्हें कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। वो थे रास बिहारी घोष और ये हैं रास बिहारी बोस। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो बेसिकली एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में रास बिहारी बोस के बारे में अगर मैं कहूं तो उन्हें किन किन नामों से जाना जाएगा, उसकी पूरी डिटेल में आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि रास बिहारी बोस से, या एक साथ मैं कहूं कि रास बिहारी बोस से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से जो प्रश्न बन सकते हैं, अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो रास बिहारी बोस। और दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जब इस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ें, आप जब इस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें, तो कम से कम इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस पूरी क्लास में ढूंढना है। और वो पॉइंट्स क्या होंगे दोस्तों, वो हम सबसे पहले चर्चा करने का प्रयास यहां पर करेंगे ताकि आपकी क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, रास बिहारी बोस का जन्म जो है ये भारत में कहां पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इनका सुबालदे गांव जो है ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, ये वर्धमान जिले में पड़ता है।
जन्म कब हुआ था? तो 25 मई 1886 को इस महान क्रांतिकारी का जन्म 25 मई 1886 को सुबालदा गांव, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो पहला पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े हम, और अगर कलर के पॉइंट से देखें तो रास बिहारी बोस में फिर आप लोग ध्यान रखना कि इनकी आरंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी। सेकंड पॉइंट आपका होगा इनकी इनिशियल एजुकेशन जो है, आरंभिक शिक्षा जो है वो कहां पर हुई। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, रास बिहारी बोस की आरंभिक शिक्षा चंद्रनगर में हुई थी। और कई बार जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो घुमाकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रनगर निम्नलिखित में से किस यूरोपियन कंपनी का मेन सेंटर माना जाता था। तो आपको पता होगा जैसे बंगाल के अंदर अंग्रेजों का सबसे बड़ा सेंटर जो था वो कलकत्ता था, लेकिन फ्रांसीसियों का जो सबसे बड़ा सेंटर था उसका नाम चंद्रनगर था। और वहां पर चंद्रनगर में एक किला भी बनाया गया था फोर्ट ऑर्लियंस के नाम से, उसको भी आप लोग ध्यान रखना। तो चंद्रनगर बेसिकली किसका था? फ्रेंच का था। इसलिए ये उनकी किस्मत की बात थी कि उनका जन्म सुबालदा गांव, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन उनकी आरंभिक शिक्षा चंद्रनगर में हुई क्योंकि उनके पिताजी जो है वहां पर एक टीचर की नौकरी के रूप में वहां पर लगे हुए थे। और यहीं से दोस्तों एक अच्छी जगह पर पढ़ने का उनको मौका मिला, क्योंकि फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया था। और वहीं पर एक कॉलेज भी था जिसको हम कहते हैं डुप्ले कॉलेज। और आपको पता होगा चंद्रनगर की स्थापना के अंदर भी और चंद्रनगर को डेवलप करने में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की बड़ी भूमिका थी। तो यहां पर मैंने आपको कहा उनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो बेसिकली चंद्रनगर में हुई है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। एक दोस्तों आपसे ये पूछे, एक पॉइंट बता रहा हूं कि आधुनिक भारत के इतिहास में वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने स्नातक किया, मतलब ग्रेजुएशन किया, और न केवल ग्रेजुएशन किया बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल में भी ग्रेजुएट था और जो इंजीनियरिंग में भी ग्रेजुएट था। आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि ऐसा व्यक्तित्व जो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में ग्रेजुएट था, उस व्यक्तित्व का नाम रास बिहारी बोस था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की उपाधियां जो थी, ग्रेजुएशन जो था, वो भारत में नहीं किया बल्कि फ्रांस और जर्मनी से किया। वहां से पढ़ने के बाद ये व्यक्तित्व भारत में आता है। और भारत में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना ये कहां पर पोस्टेड थे। तो इनकी जो पोस्टिंग हुई उस जमाने के अंदर सरकारी नौकरी लगना, और वो भी अंग्रेजों के साथ लगना, एक बहुत बड़ी बात थी। ये हेड क्लर्क के रूप में लगे। और किस में लगे? तो वन अनुसंधान संस्थान था, वन अनुसंधान संस्थान, इसको हम कहेंगे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। वन अनुसंधान संस्थान था, वहां पर ये हेड क्लर्क के रूप में देहरादून के अंदर तैनात थे। तो ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये पॉइंट आगे आपका वापस आएगा। देहरादून के अंदर ये तैनात थे। अब दोस्तों ये व्यक्तित्व जो है ये बेसिकली बंगाल का रहने वाला, उस जमाने के संयुक्त प्रांत के जो आज उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में देहरादून के अंदर ही नौकरी करते थे, लेकिन मन नहीं लगता था। और यही वो समय है, यही वो टाइमिंग है 1910 के आसपास की, जब बंगाल जो था वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा था। उसमें चाहे आप युगांतर की बात कीजिए, आप चाहे अनुशीलन समिति की बात कीजिए, और चाहे उसी समय देश से बाहर चल रहा गदर आंदोलन, और चाहे महाराष्ट्र में चल रहा अभिनव भारत, ये इंपॉर्टेंट थे। तो यहां पर आप लोग देखकर दोस्तों कि कहते हैं कि वो युगांतर के जतिन मुखर्जी के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद दोस्तों उनमें क्रांतिकारी गतिविधियों का जो उबाल उनके अंदर था वो बाहर आ जाता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में रास बिहारी बोस को जिस पहली घटना के लिए इतिहास में सबसे पहले याद किया जाता है वो है लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की घटना।
ये इतिहास की एक बड़ी घटना दोस्तों मानी जाती है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप लोग ध्यान रखना, इस बार मैंने कोशिश की है कि कुछ स्लाइड्स के माध्यम से भी आपको चीजें रिपीट करा दी जाए। जैसे 25 मई 1886 को उनका जन्म सुबालदा गांव वर्धमान जिले में हुआ और 21 जनवरी 1945 को उनकी डेथ जो है वो टोक्यो में होती है। वो कौन थे? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, वकील और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी पहचान हुई है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी घटना जिस घटना ने उनको इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान दिलाया है वो आपकी स्क्रीन पर है, और वो घटना थी लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकना। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि लॉर्ड हॉर्डिंग था कौन। आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है ये लॉर्ड हॉर्डिंग है, और ये उस जमाने में भारत का वाइसरॉय था। ये उस जमाने में भारतीय वाइसरॉय था। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उस समय वाइसरॉय की ताकत आज के हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों से मिलाकर ज्यादा थी। वो भारत की सुप्रीमेसी था। उसकी सिक्योरिटी में चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती थी। 1911 में आपको पता होगा बंगाल का विभाजन रद्द होता है। 1911 में ही बंगाल से बिहार राज्य को बनाया जाता है, और 1911 में ही घोषणा होती है कि अब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह पर दिल्ली होगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि दिसंबर 1912 के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की खुशी में एक जुलूस निकल रहा था, और ये जुलूस की जो डेट है आप लोग ध्यान रखना वो है 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912 को ये जुलूस निकलता है। 23 दिसंबर 1912 को ये जुलूस निकलता है। और दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि इस जुलूस की जानकारी इन लोगों को पहले से थी। इसलिए प्लान आपको पता है कि रास बिहारी बोस जो है वो मेडिकल और केमिकल दोनों में ग्रेजुएट थे, इसलिए इनको बम बनाने की पूरी टेक्निक्स पता थी। और इनको आभास ये था, अंदाज ये था, अनुमान ये था कि चांदनी चौक से जो रैली निकलेगी उस रैली में लॉर्ड हॉर्डिंग जो उस समय का भारत का वाइसरॉय था, भारत की सबसे बड़ी ताकत था, उसकी जो बग्गी है उस बग्गी में बैठकर उसकी यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जब ये लोग बम लेकर वहां पर तैयार थे, जिसमें नाम आता है बसंत कुमार विश्वास का, इसी प्रकार से बाल मुकुंद का, अवध कुमार का, ये लोग जो है वहां खड़े थे। लेकिन ये तब अचरज में पड़ गए कि यार हमने तो सोचा कि ये बग्गी से आएगा, लेकिन वो हाथी पर था, वो हाथी पर था। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर रास बिहारी बोस थोड़ी सी असमर्थता जाहिर करते हैं उस बग्गी के बजाय उस हाथी पर बम फेंकने को, क्योंकि हाइट ज्यादा थी। तो कहते हैं कि ये काम जो है वो बेसिकली बसंत कुमार विश्वास करते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो बम हमला हुआ, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये घटना 23 दिसंबर 1912 की है। और उस समय भारतीय वाइसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग पर, उनके हाथी पर यह बम फेंका गया था। हालांकि लॉर्ड हॉर्डिंग इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि वो बच गया, अन्यथा हमारे क्रांतिकारियों का जज्बा उसे उड़ाने का था। लेकिन दोस्तों इस दौरान उसके महावत अर्थात जो हाथी को खींच रहा था, चला रहा था, उसकी डेथ हो जाती है। यहां पर एग्जाम में आपके पॉइंट से एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस घटनाक्रम में लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो घटनाक्रम हुआ उसमें वो 4 क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी हुई दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद। ये 4 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये फोटो मैंने इसलिए डाली है ताकि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका अदा करने वाले इन लोगों को पहचान सके, हम इनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर सके। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो 4 क्रांतिकारी जिन्हें लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने अर्थात दिल्ली षड्यंत्र के अंदर फांसी हुई, उसमें नाम आता है बसंत कुमार विश्वास का, बाल मुकुंद का, अवध बिहारी का और मास्टर अमीर चंद इसमें शामिल थे।
इस घटनाक्रम के बाद दोस्तों आप कहोगे सर लॉर्ड हॉर्डिंग पर यह बम फेंकने की इस घटनाक्रम को, इसकी रूपरेखा तैयार करने का मास्टरमाइंड कौन था? तो मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस थे। क्या वो पकड़े गए? तो दोस्तों देखो आप, वो इतनी चतुराई के साथ दिल्ली से रातों रात देहरादून भागते हैं और बिल्कुल जैसे उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, देहरादून पहुंचते हैं और सुबह देहरादून पहुंच करके वो अपना ऑफिस वहां पर जो उनका फॉरेस्ट रिसर्च का ऑफिस था उसको देहरादून में ज्वाइन कर लेते हैं। और किसी को पता नहीं चलता है कि इस घटनाक्रम में रास बिहारी बोस शामिल थे। अब कहते हैं कि आपको पता देहरादून उत्तराखंड का एक ऐसी स्थान है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और कुछ समय के बाद खुद लॉर्ड हॉर्डिंग भी देहरादून घूमने जाता है और वहां पर उसके स्वागत में रास बिहारी बोस थे। और कहते हैं कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने वहां पर स्पीच भी दिया था और इस घटना का जिक्र भी किया था। मतलब जो व्यक्ति, जो क्रांतिकारी राष्ट्र के लिए इतना समर्पित था, उसने इतनी चतुराई दिखाई कि वो अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था कि अगर मैं इस घटना में, जो इतनी बड़ी घटना थी, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाली घटना से बच सकता हूं, तो मुझे अपने राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों की इस भूमिका को जारी रखना चाहिए। और यहां पर दोस्तों वो एक नई भूमिका अदा करते हैं जिसको आधुनिक भारत के इतिहास में गदर के नाम से जानते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये गदर दो हैं। एक गदर तो आपको पता है जो गदर आंदोलन होगा, जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर चलेगा, गदर आंदोलन, लाला हरदयाल सोन सिंह भाकना, एक तो गदर आंदोलन वो है। यहां पर रास बिहारी बोस का जो गदर है उसका अर्थ यह है, हालांकि उससे सहायता इनको मिलेगी, लेकिन उनका अर्थ था कि अब अगर भारत को इन अंग्रेजों से मुक्त कराना है तो भारतीय सेना जो है, इस भारतीय सेना में अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को भर्ती कराया जाए और वहां से सेना के अंदर एक प्रकार का गदर फैलाया जाए ताकि अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि किसी ने बचकानी हरकत की और इस प्लानिंग के बारे में बता दिया, और जब इस प्लानिंग के बारे में पता लगा तो उनका जो पीछे वाला पूरा पृष्ठभूमि थी वो भी खुल गई। लेकिन ब्रिटिश पुलिस भारत में रास बिहारी बोस को पकड़ती इससे पहले वो इस प्रकार की गुप्त रास्तों से छुपते छुपते जापान पहुंच जाते हैं। और जापान पहुंचकर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उस जमाने के अंदर जापान पहुंचना जो आज लोग नेपाल नहीं पहुंच पाते हैं, इस क्रांतिकारी को सलाम। उस समय दोस्तों कहते हैं कि उनकी जो क्रांतिकारी उनके साथ में था उसको उन्होंने ये कहा कि मेरा दिल जो है वो मेरे वतन को छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे देश छोड़ना होगा, लेकिन देश छोड़ने के बाद भी मैं देश के लिए समर्पित रहूंगा। ये शब्द जो थे ये बेसिकली रास बिहारी बोस के थे। अब रास बिहारी बोस जापान पहुंचते हैं और जापान के अंदर वो क्या क्या काम करते हैं दोस्तों, एक तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि एक तो जापान पहुंचने के बाद एक जापान का एक नेता था जो ब्रिटेन का विरोधी था, वो उसके संपर्क में आते हैं और उसके संपर्क में आने के बाद काफी समय तक उसके साथ रहते हैं और वो उनको ब्रिटिश पुलिस से बचा लेता है। यहां तक कि आपको पता होगा कि रास बिहारी बोस के ऊपर आज के लगभग 125 साल पहले 101 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उस जमाने में 1 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी थी कि जो भी रास बिहारी बोस के बारे में बताएगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन इस व्यक्तित्व के अंदर इसके कर्म इतने बेहतरीन थे, वतन के लिए इतने बड़े जज्बात थे कि ये ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका और जापान पहुंचने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग मिले जो इनकी मदद करते गए। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर आप लोग ध्यान रखना। अब कुछ पॉइंट्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि रास बिहारी बोस जापान जब पहुंचते हैं तो जापान में वो किस छद्म नाम से रहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखना, पी.एन. टैगोर के नाम से। यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, वो किस नाम से रहते हैं? तो वो पी.एन. टैगोर के नाम से वहां पर रहते
आप कहोगे सर ये P.N. टैगोर का पूरा नाम क्या था, तो यहां पर इसका उत्तर होगा प्रियनाथ टैगोर के नाम से। वो जापान के अंदर रहते हैं। और दोस्तों वहां पर भी हालांकि उस समय कुछ समय के लिए चाइना रहते हैं, वो चाइना में संघाई में, क्योंकि उस समय चाइना के कुछ पार्ट जापान के अंडर में थे। वहां से जापान की मुख्य जमीन पर पहुंचते हैं और जापान की मुख्य जमीन पर पहुंचने के बाद एक समाचार पत्र उन्होंने चलाया था। उस समाचार पत्र के बारे में आ सकता है कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, तो उस न्यूज़पेपर का नाम था न्यू एशिया। और यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एक प्रश्न यह भी आए कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था कि एशिया वालों के लिए है, तो आपका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। और इसी समय आपको पता होगा उन्होंने जापान में रहते हुए रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि 1916 में रास बिहारी बोस ने पेनेशिया समर्थक सोमा आइजो और सोमा कोत्सुको की पुत्री से शादी कर ली। मतलब एक जापानी परिवार था। मैं आपको बताता हूं उसकी कहानी कि रास बिहारी बोस लगभग 17 साल तक जापान के अंदर एक बेकरी के अंदर छुपकर वो रहे। जब बेकरी में छुपकर रहे तो जो बेकरी का मालिक था, जिनका नाम सोमा आइजो था, उन सोमा आइजो की बेटी से वो शादी कर लेते हैं। वो खुद बेकरी मालिक सोमा आइजो उनको साथ प्रपोजल रखता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि वो काफी प्रभावित था। एक चीज यहां पर एक रोचक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि रास बिहारी बोस जब उस बेकरी में थे, और जाहिर सी बात है कुछ काम भी करते होंगे वहां पर, तो उस बेकरी में उन्होंने एक इंडियन करी, एक भारतीय डिश बनाई जो जापान में रास बिहारी बोस के नाम से प्रसिद्ध हो गई, और वो डिश आज भी चलती है। मतलब उस जापानी डिश को उन्होंने भारतीय शैली में बना करके एक नया प्रकार का आइडिया वहां पर दिया था, और जापान की सरकार उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती रही। यही कारण है कि वो इतने लंबे समय तक वहां रुक गए। यहां पर 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। नंबर 1, उनकी पत्रिका जो वहां पर चलती थी उसका नाम था न्यू एशिया। एशिया वालों के लिए है, यह भी आपको पता है, रास बिहारी बोस। और तीसरा आपको पता है कि उन्होंने एक डिश भी वहां पर तैयार की जो इंडियन डिश के नाम से थी, जो रास बिहारी बोस के नाम से वहां पर चलती थी। इस पॉइंट को भी आप लोग यहां पर स्पेशली ध्यान में रखोगे। आगे बढ़े तो एक चीज और, भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, और वो घटना है कि किस प्रकार रास बिहारी बोस जो है वो बेसिकली जापान पहुंचते हैं। जापान में लंबे समय तक रहते हैं, ब्रिटिश से बचने का प्रयास करते हैं। और इसी दौरान दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत का एक और लाडला और मेरे तो सबसे फेवरेट लोगों में से एक, 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके कलकत्ता की जेल से बाहर आकर घर में नजरबंद होकर के सुभाष बाबू भारत से, पेशावर से, काबुल होते हुए यूएसएसआर और यूएसएसआर से जर्मनी और जर्मनी से जापान पहुंचते हैं। इन बिटवीन जो आपको पता होगा कि भारत की सेना जापान के साथ लड़ने के लिए गई हुई है, अंग्रेजों ने इसको सेना को भेजा हुआ है। अब जो भारतीय सेना वहां पर गई हुई है उसको जापानियों ने पराजित कर दिया। उस जापानी फौज का, उस भारतीय फौज का जापान के उस रास्ते पर नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह। और आपको पता होगा कैप्टन मोहन सिंह जो है वो आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। जिस समय कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, उसी समय रास बिहारी बोस जापान के अंदर एक लीग की स्थापना करते हैं, जिसको कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से। तो आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि मार्च 1942 के अंदर, मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, जो आगे चलकर सुभाष बाबू के लिए वरदान साबित हो गई? तो उत्तर होगा रास बिहारी बोस। और दोस्तों आपको बताऊं कि जब रास बिहारी बोस सुभाष बाबू से मिलते हैं तो वो इतने खुश होते हैं कि मेरे वतन के बारे में जो मैंने सोचा था या जो मैं नहीं कर सका
मुझे पूरा विश्वास है कि सुभाष बाबू उसको करेंगे। इसलिए आज मेरे कंधों का वजन जो है, बोझ जो है, वो कम हो गया है। किससे मिलने के बाद? किससे गले मिलने के बाद? सुभाष बाबू से गले मिलने के बाद। और दोस्तों यहां पर आपको पता होगा 3-4 पॉइंट जो मैंने सुभाष बाबू वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताए आपको। रास बिहारी बोस स्थापना करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। आजाद हिंद फौज का गठन होता है कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है सुभाष बाबू के नेतृत्व में। और इंडियन इंडिपेंडेंस के रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह मिलकर के सुभाष बाबू को 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका अदा करवाते हैं, जिसको 9 देशों का सपोर्ट मिला था। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है और ध्यान रखना, उनकी इस बात से बहुत खुश सुभाष बाबू भी हुए थे। और साथ ही साथ एक पॉइंट आप भूल मत जाना, उन्होंने जिस जापानी महिला से शादी की थी, वो शादी तो 16 में हुई, लेकिन वो शादी तो हुई, लेकिन 1926 के अंदर वो महिला की डेथ हो जाती है। उनके 2 बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरा शेष जीवन, मरना तो मुझे वैसा ही है। एक क्रांतिकारी के रूप में अपने क्रांतिकारी जीवन को उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। और दोस्तों 1940 के बाद उनको लगा कि अब ब्रिटिश जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए हैं और ब्रिटेन के खिलाफ जापान है, तो पूरी ताकत के साथ उन्होंने जापान में राष्ट्रीय गतिविधियों को संचालित किया। इसलिए आपको पता होगा कि 1945 में उनकी मृत्यु से जस्ट पहले जापान की सरकार ने वहां का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम से, रास बिहारी बोस को दिया था। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो जापान का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार था, वो भारत के किस क्रांतिकारी को दिया गया? तो आपका उत्तर होगा रास बिहारी बोस को दिया गया था। तो ये दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, जिसमें न्यू एशिया रामायण की बात मैंने आपसे की, एशिया वालों के लिए है ये वाली बात की, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम कांड की घटना, कौन कौन से क्रांतिकारी को उसमें फांसी हुई और किस प्रकार वो कहां से चंद्रनगर से पढ़ाई करके किस प्रकार से देहरादून होते हुए जापान पहुंचे। आज हमने इस क्रांतिकारी की पूरी यात्रा को देखा। ऐसे नायक को इतनी छोटी क्लास के माध्यम से पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस के हिसाब से क्लास की लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज आधुनिक भारत के इस व्यक्तित्व में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय